हेलो। हमने कल बात की थी कि पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के बारे में बात करेंगे। तो कल तो शुरुआत थी, इसलिए कुछ ज़्यादा बात नहीं हो पाई। आज मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देना चाहूँगा। देखिए, जो विचारक हैं आपके प्लेटो अरस्तु, उसका तो हम अध्ययन करेंगे, आप लोग अध्ययन करते ही रहते हैं। लेकिन देखिए, किसी चीज़ को समझने के लिए उसके संदर्भ को जानना ज़रूरी होता है। तो थोड़ा सा यूरोपियन हिस्ट्री का एक कुछ पोर्शन मैं आपको बात करूँगा, जिससे हमें समझ में आए कि प्लेटो अरस्तु वगैरह क्या बात कर रहे थे, क्यों कर रहे थे वगैरह बातें। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले ग्रीक सिटी स्टेट्स में सिटी स्टेट से। कल कुछ बच्चों ने शिकायत की थी कि मेरी राइटिंग जो है वो डॉक्टर जैसी है, समझ में नहीं आती है। तो आज ये नया नया पेन था, मेरे को ज़्यादा इसकी अनुभव नहीं है, इसलिए गड़बड़ हो रही थी। अब मैं धीरे धीरे थोड़ी ठीक हो जाएगी। अब थोड़ा जमा जमा के लिख रहा हूँ, मेरे ख्याल से समझ में आ रही है। सिटी स्टेट्स, तो सिटी स्टेट से कहानी शुरू होती है सबसे पहले। और सिटी स्टेट्स की कहानी जब शुरू होती है तो हम इसको कहते हैं सामान्यतः कि 750 बीसी से 146 बीसी, ये 146 के करीब है। ठीक है, ये माना जाता है इसका पीरियड। अब ये बीसी क्या होता है, ये आप जो लोग जानते हैं, बिफोर क्राइस्ट, एक से शुरू होता है। ये कौन सी शताब्दी थी, शताब्दी कैसे जानते हैं? यानी ये 750 का मतलब ये 8वीं शताब्दी है, और ये 146 का मतलब ये दूसरी शताब्दी है, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, ये ध्यान रखें आप, क्योंकि शताब्दी कौन सी कहेंगे। तो ये माना जाता है सिटी स्टेट्स का आरंभ लगभग 750 बीसी से हो गया था। उससे पहले 900 बीसी के करीब मानते हैं कि सिटी स्टेट्स बनने शुरू हो गए थे, लेकिन 750 बीसी तक आते आते वो जम गए थे। यानी जिन्हें हम एथेंस और स्पार्टा वगैरह नाम देते हैं, वो तब तक स्थापित हो चुके थे। सिटी स्टेट्स का क्या मतलब है कि उससे पहले शहर नहीं थे, ये मतलब है इसका। उससे पहले गांव थे, गांव धीरे धीरे शहर में परिवर्तित हुए, और वो शहर जो है सिटी, उनको, क्योंकि वो ऑटोनोमस थे, इसलिए उनको राज्य माना गया। और ये सिटी स्टेट को जो कहा जाता था उस समय ग्रीक भाषा में, वो हम जानते हैं, वो है पॉलिटी। इसको कहा जाता था पॉलिटी। ये किस में कहा जाता था? ग्रीक भाषा में। तो पॉलिटी शब्द था, जिसका अर्थ था कि वो शहर है, लेकिन वो स्वयं को संचालित करता है। राज्य का अर्थ क्या होता है? राज्य के अर्थ, अगर आप उसके बेस में जाएं, आधार में, तो राज्य का अर्थ होता है कि जिस समाज में हम राज्य की बात करते हैं, उस समाज को गवर्न कैसे किया जाए, शासन कैसे चलाया जाए, वो समाज एक अनुशासित रूप से समाज कैसे रहे, कुछ नियम कैसे बनाए जाए, इसके बारे में बात की जाए तो हम कहते हैं वो राज्य है। तो ये पॉलिटी था। और इस पॉलिटी में सबसे पहले दर्शन आरंभ होता है, सोचना आरंभ होता है। दर्शन क्या? फिलॉसफी। जो पॉलिटिकल फिलॉसफी का ओरिजिन, आरंभ हम मानते हैं कि सिटी स्टेट से हुआ है। वो इसलिए हुआ है क्योंकि सबसे पहले इसको पॉलिटी कहा गया, और फिलॉसफी आरंभ होती है इससे। इसकी फिलॉसफी का अर्थ क्या है? लव फॉर विजडम। ये फिलॉसफी का अर्थ है, यानी विजडम का मतलब बुद्धिमत्ता। तो राजनीतिक दर्शन आरंभ होता है यहाँ पर। क्या है? पॉलिटी के बारे में बुद्धिमत्ता पूर्ण बातें करना। तो राजनीतिक दर्शन आरंभ हुआ। यू गॉट माई पॉइंट? इससे पहले जब दर्शन की बात करते हैं तो हम जानते हैं सबसे पहला दार्शनिक था थेल्स, जो 500 बीसी से पहले हुआ था। उसको पहला दार्शनिक माना जाता है। जो एक नदी के, क्यों माना जाता है? क्योंकि एक नदी, उसने सबसे पहले
देखा था कि ये जो ग्रहण लगते हैं वो क्यों लगते हैं, कैसे लगते हैं। उसने भविष्यवाणी कर दी थी अब ग्रहण होगा। क्यों? क्योंकि वो नदी के किनारे बैठकर सोचता था प्रकृति के बारे में। वो लव फॉर विजडम, बुद्धिमत्ता, प्रकृति के बारे में। लेकिन जब राज्य के बारे में ये बात होने लगी, बुद्धिमत्ता की, विजडम की, तो हम कहने लगे उसको कि ये पॉलिटिकल फिलॉसफी है। बाद में हम देखते हैं कि बहुत से समानार्थक शब्द आ गए, राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक विज्ञान, ये सब बाद की बातें हैं। जो ओरिजिनल फर्स्ट वर्ड है जिससे चिंतन आरंभ होता है राजनीति के बारे में, वो है राजनीतिक दर्शन। और वो राजनीतिक दर्शन कब शुरू होता है? पॉलिटी के अंदर शुरू हुआ सबसे पहले। क्यों शुरू हुआ? क्योंकि सिटी स्टेट, जैसा आप जानते हैं, शहर में जब लोग रहने लगे तो वहाँ पर कार्य विभाजन था, जो हम अरस्तु में बहुत अच्छी प्रकार से देखते हैं कि कुछ दास थे और कुछ मालिक थे। तो जो मालिक थे उनके पास विवेक भी था और उनको अवकाश भी था, इसलिए वो राज्य के कार्यों में हिस्सेदारी करते थे। और उस हिस्सेदारी में जब वो चिंतन करते थे तो वही दर्शन का जन्म देते थे, वही दर्शन होता था। क्लियर? तो ये 146 बीसी तक लगभग सिटी स्टेट्स रहे थे। 146 के आसपास आते आते क्या हो गया था कि रोमन एक दूसरा और रिपब्लिक्स, रोमन रिपब्लिक्स इसके पैरेलल चल रहे थे। ये तो कहाँ था? यूनान में। और रोमन कहाँ थे? रोम में। तो रोमन रिपब्लिक चल रहे थे लगभग 509 बीसी से 27 बीसी। ये थे रोमन रिपब्लिक्स, ये रोम में चल रहे थे। आप अगर नक्शा देखते हो यूरोप का, तो इटली और ग्रीस बहुत दूर नहीं है, बीच में मेडिटेरियन सी है, थोड़ा सा ज़्यादा दूर नहीं है। तो वहाँ पर रोमन रिपब्लिक स्थापित हो गए थे। वो शहर नहीं थे इतने अच्छे, गांव थे ज़्यादा, लेकिन फिर भी वो इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एंटिटी बन चुके थे। ठीक है? और इनके मध्य में इन्होंने 146 बीसी में इन रोमन रिपब्लिक्स ने इन सिटी स्टेट्स को इनका जो स्वतंत्र अस्तित्व था लगभग समाप्त कर दिया था। हालांकि इसमें जो कुछ चल रहा था, जो संस्कृति इन्होंने डेवलप की थी, जो राजनीति इनकी डेवलप थी, जो बहुत सी ऑटोनॉमस प्रैक्टिसेस इनकी थी, वो तो रोमन एम्पायर का पार्ट बनने के बाद में बहुत वर्षों तक चलती रही। कब तक? 1453 तक, जब ऑटोमन एम्पायर आया तब जाकर ये समाप्त होती है, एक कंटिन्यूटी ग्रीक सिटी स्टेट्स की। लेकिन इनके स्वतंत्र अस्तित्व राज्य के रूप में समाप्त हो चुका था 146 बीसी तक। इसके कई कारण थे, क्योंकि बीच में ये जो छोटे छोटे राज्य थे, स्पार्टा और एथेंस वगैरह दूसरे, वो आपस में युद्धरत रहते थे। और एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था जो 25-30 वर्षों तक चला था, वो था पेलोपोनेशियन। पेलोपोनेशियन वॉर वो चला था करीब 351 बीसी से 304 बीसी तक। ये वॉर वो था पेलोपोनेशियन का क्या अर्थ है? वो जो जगह है, एक वो जो आइलैंड है, उसको पेलोपोनेशियन का नाम दिया जाता था पहले, अब तो कुछ और दिया जाता है। ये उस ग्रीक सिटी स्टेट्स के साउथ में है, बड़ा आइलैंड, बहुत बड़ा आइलैंड है वो। इसको युद्ध यहाँ पर हुआ था किसके बीच में? स्पार्टा और एथेंस के बीच में। और ये वो समय है जब हम देखते हैं कि सुकरात सामने आता है, और फिर आपके प्लेटो और अरस्तु इससे बहुत प्रभावित होते हैं इस युद्ध से, क्योंकि इस युद्ध से ये कमज़ोर पड़ गए थे दोनों स्टेट्स। और फिर धीरे धीरे, जैसे मैंने बताया, रोमन रिपब्लिक्स जो है उन्होंने इनको समाप्ति कर दिया था। तो ये एक पहली बात है कि जो स्थिति थी वो सिटी स्टेट्स में आरंभ होती है चिंतन की। ये मूल बात मैं बताना चाह रहा था आपको।
अब आप देखिए इसमें जो चिंतन आरंभ होता है वो क्या होगा। उस समय दो प्रश्न थे जिस पर भी चिंतन आरंभ होता है, बहस होनी आरंभ हो गई थी। और उस बहस में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी जिसने कॉन्क्रिटाइज किया वो सुकरात था। वो बहस क्या हो रही थी, बहस उस समय दो मुद्दों पे थी मूलतः, जो बाद में प्लेटो और अरस्तु के महत्वपूर्ण मुद्दे बने। एक तो बहस ये थी कि जो सिटी स्टेट है, नगर राज्य है, उसमें न्याय की क्या स्थिति है, जस्टिस। देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है। किसी भी राज्य के अंदर जो सबसे पहली बात होनी चाहिए वो जस्टिस की होनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। आप देखेंगे इसी बात को जॉन रॉल्स ने अब अपने 1971 की पुस्तक में प्रीफेस में लिखा है कि जस्टिस इज द प्राइमरी वर्च्यू ऑफ ए सोशल इंस्टीट्यूशन। वह पहला सद्गुण है। यानी ये बात इको कर रहा है किसको, ये किसकी बात बता रहा है, जो यूनानी नगर राज्य में थी, जहाँ पर बात इसी पर शुरू हो रही थी कि न्याय क्या है। और रिपब्लिक जो है आप देखते हैं वो उसमें यही बहस शुरू होती है कि न्याय किसे कहते हैं। और उस समय न्याय के कई जो प्रवृत्तियां थी वो प्रचलित थी। तो न्याय क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो समाज के सदस्य, जो राज्य के सदस्य हैं, वो राज्य से अपेक्षा करते हैं कि उन्हें न्याय मिले। इस न्याय के अंतर्गत बहुत सी बातें छुपी हुई है। न्याय एक शब्द नहीं है। न्याय में यह है कि उनको कानून का संरक्षण मिले, उनको काम करने की स्वतंत्रता मिले, उनको जो वो उनकी मेरिट के हिसाब से उनको मिलना चाहिए वो उनको मिलना चाहिए। अगर समाज में कहीं पर उपद्रव हो रहा है राज्य में, तो उन उपद्रवियों को पकड़कर उनको सजा मिलनी चाहिए। ये सब बातें न्याय के अंतर्गत समाहित है। यानी न्याय वो है जो समाज के व्यक्तियों को एक अच्छा जीवन, संगठित जीवन प्रदान करता है। इसकी परिभाषा क्या है, इस पर बहस थी। लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट स्टेट का पहला कॉन्सेप्ट है, पहली अवधारणा है। और आज इसलिए मैंने बताया जॉन रॉल्स महत्वपूर्ण विचारक है, उसने इसी बात को ध्यान में रखते हुए पूरी पुस्तक लिखी है 700 पेज की, न्याय, थियरी ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो न्याय पर बात होने लगी। न्याय से दूसरी बात जुड़ी हुई थी, वो थी इक्वलिटी। समानता। देखिए जब एक समाज में बहुत से लोग रहते हैं, चाहे वो हम परिवार की बात करें, तो परिवार में भी जो बच्चे हैं, जैसे पत्नी है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, ये सब लोग समान व्यवहार चाहते हैं। समानता की शर्त में कि अगर ये देखिए एक अर्थ में दोनों का मतलब एक ही है, न्याय और समानता। अगर न्याय मिलता रहेगा तो इसका अर्थ है कि तुम सब लोगों से समान ट्रीट कर रहे हो। अगर समान ट्रीट नहीं कर रहे हो तो लगेगा कि अन्याय है, तो लोग रिवोल्ट करते हैं। अरस्तु ने जो क्रांति होने का कारण बताया सबसे बड़ा, वो क्या बताया है कि समान लोगों से असमान व्यवहार और असमान लोगों से समान व्यवहार, ये असंतोष को जन्म देता है, ये अन्याय की भावना को जन्म देता है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, और तब वो क्रांति में परिणित हो सकता है। इसलिए शासक का ये कर्तव्य है कि वह सबके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करे। इसका अर्थ है कि वह उचित व्यवहार करे, जिसे कहा जाता है समान व्यवहार करे समान लोगों के साथ। तो इक्वलिटी और जस्टिस, ये दो बातें, सद्गुण, ये किसी भी राज्य के आरंभिक स्थिति का आधार है। अब समानता का जो अर्थ यूनानी नगर राज्य में था वो आज नहीं है। यूनानी नगर राज्य में समानता का अर्थ माना जाता था इट इज एन एलिटिस्ट कॉन्सेप्ट। ये अभिजन वर्गीय अवधारणा थी, जैसा कि अरस्तु ने बहुत डिटेल में इस पर बात की है। वो समान किनको मानता था, जो शासक, जो काम कर रहे हैं राज्य के लिए निरंतर रूप से, जिनमें विवेक है, जो शासन करने योग्य हैं, वो लोग समान होने चाहिए। दास और मास्टर समान नहीं होने चाहिए, स्त्रियां और पुरुष समान नहीं होने चाहिए,
विदेशी जो रह रहे हैं वो और जो वहाँ निवासी हैं वो समान नहीं होंगे, उनमें समानता की अवधारणा आज आई है। आज हम समानता की जब बात करते हैं 21वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में आरंभ हुई है प्रजातंत्र के आने से। डेमोक्रेसी में हमने पहली बार देखा द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात कि एक व्यक्ति एक वोट, ये समानता के सिद्धांत का राजनीतिक क्षेत्र में पहला प्रयोग है। एक व्यक्ति को एक वोट देगा, बाकी सब चीज़ों में असमान होने पर भी इसमें समानता होगी, ये महत्वपूर्ण समानता है। तो इस अर्थ पर सभी मनुष्यों में एक समानता मानी जाती है, सब में विवेक समान है। आज तो इस पर भी प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये गलत है समानता का आधार। यानी आप सारे मनुष्यों को समान मानते हो, फिर पशुओं को क्यों नहीं मानते अपने समान? तो एक विचारक है, बहुत से विचारक है वैसे तो, एक विचारक है पीटर सिंगर। पीटर सिंगर, इसने कहा है कि ये जो हम विचार दे रहे हैं समानता का, ये समानता का विचार क्या है? स्पेसिफिसिज्म। स्पेसिसिज्म है ये, यानी मनुष्य एक स्पेसीज है, एक प्रजाति है, तो प्रजाति वाले कह रहे हैं हम सब समान हैं, दूसरी प्रजातियों को समान नहीं मान रहे, यानी पशु को समान नहीं मान रहे हम। तो इसकी आलोचना की है किसने? पीटर सिंगर, जो आज बहुत बड़ा विचारक है 21वीं शताब्दी का, ऑस्ट्रेलिया का, वो इसकी आलोचना करता है इस समानता की जिसकी हम आज बात कर रहे हैं कि सभी व्यक्तियों को एक वोट देने का, सबको एक ही वोट देने का अधिकार होगा, ये समानता है। लेकिन वो कहता है ये समानता पूरी नहीं है, पर्याप्त नहीं है, ये समानता तो अधूरी है, क्योंकि ये तो सिर्फ मनुष्यों की आपसी समानता है। समानता का आधार क्या होना चाहिए? उसके अनुसार समानता का आधार ये होना चाहिए दर्द सहने की और व्यक्त करने की क्षमता। समानता क्या है? जिन प्राणियों में दर्द का एहसास होता है और वो उसको व्यक्त करते हैं, उन सबको समान, उन सब के साथ समान ट्रीटमेंट होना चाहिए। जैसे पशु को, हम गाय को, बकरी को, कुत्ते को, उस घोड़े को अगर हम मारते हैं तो उसको दर्द होता है और वो एक्सप्रेस करता है अपना दर्द, तो उसके साथ समान ट्रीटमेंट होना चाहिए, उसको बिना किसी कारण के नहीं मारना चाहिए। आप जाते हो रास्ते में आपने लात मार दी, अरे क्या है ये, तो गधा है इसको लात मार दो, घोड़ा है इसको क्या है, कुत्ता है सोया हुआ इसको लात मार के चल दी, छोटे कुत्ते को, बच्चे को तो नहीं मारते हम। दोनों में अलग, उन दोनों में समानता क्यों नहीं मान रहे, असमान क्यों ट्रीटमेंट करते हैं? ये पीटर सिंगर का कहना है। So what I am trying to argue out is that the concept of equality has variations of interpretations throughout the history, but it is an essential virtue and basis of a state. Justice and equality, ये दो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे थे जो ग्रीक सिटी स्टेट्स में, यूनानी नगर राज्य में, जिस पर बात होनी आरंभ हो गई थी। बाद में जो सबसे बड़े राजनीतिक दार्शनिक बने उस समय के, प्लेटो, उसने पूरा ध्यान न्याय पर लगाया और अरस्तु ने पूरा ध्यान समानता पर लगाया। ठीक है, लेकिन ये जो बहस हो रही थी, इस बहस को सबसे अच्छे प्रकार से जो आरंभ जिसने किया था वो है सोक्रेटिस। सोक्रेटिस जो है वो 469 BC से 399 इस समय हुआ था एथेंस में। 399 BC में उसने जहर खाया था, हमको पता है क्योंकि उस पर मुकदमा चला था। और आप ध्यान रखिए उस समय जो व्यवस्था थी वो प्रजातांत्रिक व्यवस्था थी, और प्लेटो जो प्रजातंत्र के विरुद्ध लिखता है उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि उसने उस 399 BC में सुकरात को प्रजातांत्रिक द्वारा चुने गए जो शासक थे उनके द्वारा एक बहुत बड़ा गलत काम किया जा रहा था। उसको देखकर उसको लगा कि प्रजातंत्र के
प्रजातंत्र एक अच्छा शासन नहीं है, क्योंकि इसमें बुद्धिमान व्यक्तियों का शासन नहीं होता है। जो सुकरात जैसे व्यक्ति को अगर मृत्युदंड देते हैं तो वो शासक कभी बुद्धिमान नहीं माना जा सकता। सुकरात पर जो आरोप था वो क्या था? 3 आरोप थे मूल रूप से। एक था कि वो यहाँ के स्थापित जो ईश्वर हैं, गॉड्स हैं, देवता हैं, उनको नहीं मानता। दूसरा, वो नए देवता क्रिएट कर रहा है। और तीसरा, वह युवकों को भड़का रहा है। 3 आरोप उस पर थे। ये तीनों आरोप राजनीतिक आरोप हैं मुख्य रूप से। और ऐसा कहा जाता है, उसने प्लेटो ने लिखा है कि जब उसको कहा गया कि हम तुमको माफ़ी दे सकते हैं अगर तुम दर्शन की बात करना छोड़ दो और युवकों को भड़काना बंद कर दो, चुपचाप बैठे रहो, जैसे और लोग बैठे रहते हैं घरों में, काम करते रहते हैं, उसी तरह आप भी काम करते रहो। आपको क्या प्रॉब्लम है? आप लोगों को भड़काते सड़कों पे घूमते रहते हो। सुकरात ने मना कर दिया था। क्यों मना कर दिया था? उसने बहुत एक वाक्य कहा था, जैसा माना जाता है कि प्लेटो ने जो एपोलॉजी में कोट किया, एपोलॉजी जो पुस्तक है प्लेटो की, उसमें उसने कोट किया है उसको, एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। क्या कहा उसने? एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। यानी दर्शन की बात करना अगर मैं छोड़ देता हूँ तो उसका अर्थ यह कि मैं अपने आप का विचार ही नहीं कर रहा हूँ जीवन कैसे जीना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं करता हूँ तो मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। अब देखिए, बाद में एक विचारक हुआ है सिसरो, जो रोमन विचारक था। उसने सुकरात के बारे में कहा है कि सुकरात वो पहला व्यक्ति है जिसने दर्शन को स्वर्ग से धरती पर उतारा और बाजारों में ले गया और घर की किचन तक ले गया। यानी जो बातें केवल स्वर्ग में होती थी या होनी चाहिए, उसका इशारा यह भी था कि जो एलीट में होना चाहिए, अभिजन वर्ग में होना चाहिए, जो शासक हैं वो आपस में बात करें, उसने उन बातों को जमीन में उतारा और साधारण व्यक्ति की तरह साधारण जो लोग थे उनमें उन विचारों को फैलाया। और इसके बारे में इसलिए कहा जाता है कि ही वॉज द फर्स्ट फिलोसोफर हु डिस्टिंग्विश्ड फिलोसॉफी फ्रॉम बायोलॉजी, मूल रूप से फिलोसॉफी और नेचर, एंड ही क्रिएटेड ए न्यू फॉर्म ऑफ फिलोसॉफी। आज जो फिलोसॉफी की बात की जाती है दर्शन की, तो दर्शन के जो बहुत सारे हिस्से हैं उनमें एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे कहा जाता है एथिक्स। इस एथिक्स का ये जन्मदाता है। आज जो एथिक्स की बात होती है, आईएएस में भी आता है, आपके एथिक्स का पूरा पेपर हो गया आजकल, तो आरएस में भी है शायद। तो एथिक्स यानी एथिक्स का क्या सही और क्या गलत है, ये एथिक्स होती है अगर हम एसेंस में बात करें तो। उसका जन्मदाता सोक्रेटिस है, जिसने पहली बार इस बात को आरंभ किया कि ये सोचना जरूरी है जीवन में कि सही क्या और गलत क्या है, अच्छा क्या और बुरा क्या है। और इसको ये सोचने से ऐसा लगता है कि आप भड़का रहे हो, कि अगर आप किसी को कहोगे या वो समझ जाएगा कि ये सही नहीं है, गलत नहीं है, तो जो गलत है उसके खिलाफ वो बात करेगा, आंदोलन भी कर सकता है, क्रांति भी कर सकता है। तो शासक वर्ग तो नाराज हो गई, भाई भड़का रहा है लोगों को। तो सोक्रेटिस पहला व्यक्ति है जिसने ये बात कही, दैट एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। जब उसको ये कहा गया क्रीटो के द्वारा कि हम ऐसी व्यवस्था कर देते हैं जिससे कि तुम यहाँ से भाग सकते हो, और उस जमाने में ऐसा माना जाता है कि अगर किसी को सज़ा दे दी जाए, मृत्युदंड भी दिया जाए, अगर वो भाग जाए उस शहर से और कहीं और जाके रहे, तो वो शहर वाले उसको भूल जाते हैं। सिटी स्टेट, अगर एथेंस छोड़ के चले जाओ आप, कहीं रहो, एथेंस वालों को क्या फ़र्क पड़ रहा है, वो आपके पीछे पीछे नहीं आएंगे मृत्युदंड देने के लिए। वो तो क्या, हमारे शहर में रहकर समस्या उत्पन्न मत करो। तो अगर या तो चुप हो जाओ, बात मान जाओ, नहीं मानोगे तो मृत्युदंड दे देंगे, मृत्युदंड नहीं लेना चाहते, डर गए हो तो भाग जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्रीटो ने उसको कहा था, किसको? सोक्रेटिस को, कि अपन भागने की व्यवस्था हम कर सकते हैं। तब सोक्रेटिस ने क्या कहा, जो क्रीटो नाम का ग्रंथ है प्लेटो का, उसमें कहा गया है, उसने कहा कि भाई अपन लोग पहले बातें करते रहते थे,
उसमें एक बात पर हम लोग सहमत थे और वो क्या था? इट इज बेटर टू सफर इनजस्टिस देन टू कमिट इनजस्टिस। ये दूसरा आप्त वाक्य है उसका, क्या है? इट इज बेटर टू कमिट, नो सॉरी, इट इज बेटर टू सफर इनजस्टिस देन टू कमिट इनजस्टिस। कानून को तोड़कर भागना एक अन्यायपूर्ण कार्य है, मैं वो नहीं करना चाहता। मैं जो अन्यायपूर्ण कानून है उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भुगतने को तैयार हूं। ये दो आप्त वाक्य, जिसे आप्त वाक्य कहते हैं ना, इटर्नल स्टेटमेंट ऑफ वर्थ, ये सोक्रेटिस ने कहा था। और तीसरा तो आप जानते हैं, वर्च्यू इज नॉलेज, जो सोक्रेटिस का ने कहा था, वर्च्यू इज नॉलेज। जो थर्ड है, ये सोक्रेटिस के द्वारा कहा गया था। ठीक है, तो सोक्रेटिस पहला व्यक्ति है दर्शन के क्षेत्र में जिसने एथिक्स की स्थापना की, जिसने मनुष्य सामान्य जीवन में दर्शन का क्या महत्व है इसको बताया, और एक सिटी स्टेट्स को और अच्छे प्रकार से कैसे चलाया जाना चाहिए इस पर बातचीत करनी आरंभ की, जो जिसे कहा जाता है सोक्रेटिस डायलॉग, जो आज भी माने जाते हैं महत्वपूर्ण है। अगर आप सत्य तक पहुंचना चाहते हैं तो उसका एकमात्र तरीका यह है कि आप आपस में विवेकीकृत तरीके से बहस करें, तब आप सत्य तक पहुंचेंगे। इसी को बाद में हेगल ने डायलेक्टिकल प्रोसेस में कन्वर्ट किया, मार्क्स ने कन्वर्ट किया। आज भी जो बात की जाती है, गांधी की बात की जाती है सत्याग्रह की, तो उसको इंटरप्रिटेशन ये कहा गया है कि दैट इज ए मॉडर्न एप्लीकेशन ऑफ सोक्रेटिस डायलॉग। सत्याग्रह में क्या होता है, जो विरोधी है आपका, जिसके खिलाफ आप सत्याग्रह कर रहे हैं, उससे बातचीत होती रहती है और उससे समाधान निकलता है। तो सोक्रेटिस इस अर्थ में पहला व्यक्ति है जिसने इस प्रकार की बातें की है। अब आरंभ होता है इसके बाद जो राजनीतिक चिंतन है, वो है प्लेटो का और फिर अरस्तु का। तो प्लेटो और अरस्तु जो है वो 400 कब हुए थे पैदा? 23। ये BC और अरिस्टोटल था 384 से 322 BC। ये मुख्य रूप से माने जाते हैं जो प्राचीन राजनीतिक विचारक के प्रमुख प्रवक्ता। लेकिन ये बात तक चलते हैं, और भी लोग इसमें सम्मिलित हैं प्राचीनता। तो ये प्राचीन कब तक कहा जाता है? प्राचीन कहा जाता है जब तक रोमन एम्पायर आरंभ होता है। जैसे मैंने बताया था आपको, रोमन रिपब्लिक्स ये तो हुए थे 509 BC से 27 BC तक। इस समय मार्क एंटोनी और क्लियोपेट्रा, आपने नाम सुने होंगे, उन दोनों ने युद्ध किया था और उनको 31 BC में वो पराजित हो गए थे। और तब रोमन ने रिपब्लिक्स खत्म करके रोमन एम्पायर शुरू हुआ था, जो अगस्टस पहला रोमन एम्पायर बनता है, अपने आप का नाम अगस्टस रख के 27 BC में। और वो चलता है रोमन
एम्पायर 27 BC से 476 AD, मेरे ख्याल से 476 AD है, और उससे दूसरा है 1453 AD। ये तो है वेस्टर्न और ये है ईस्टर्न। ये रोमन एम्पायर था 27 BC से 476 AD तक। और 476 AD में जो राजा था उसको जर्मन जो ट्राइब्स थे उन्होंने मार दिया था, तो वेस्ट में ख़त्म हो गया था ये। लेकिन उससे पहले रोमन एम्पायर को 2 भागों में विभक्त कर दिया गया था क्योंकि बहुत बड़ा था, तो वो 1453 तक चलता रहा ईस्ट में यानी कॉन्स्टेंट जो इस्तानबुल जिसे हम कहते हैं। और 1453 के अंदर ऑटोमन एम्पायर आता है। ये 1299 से एम्पायर बनना शुरू हो गया था और उससे 1922 तक था। ठीक है, ये ऑटोमन एम्पायर था। तो जो इसे हम प्राचीन काल कहते हैं, मैं इसलिए लिख रहा हूँ ये हिस्टोरिकल, वो माना जाता है 476 AD तक। तो प्राचीन क्या हुआ? BC से 476 AD, ये तो हो गया प्राचीन। और 476 से 1453, ये हो गया मिडिल एज। और इसमें भी माना जाता है 800 एज करीब AD के बाद में जो असली पीरियड है 800 से 1200, ये प्राइम है मिडिल एज का, जिसे डार्क एज भी कहते हैं। और इसके बाद 1453 में जब इस्तानबुल में ऑटोमन एम्पायर आ गया था, तो रोमन एम्पायर तब खत्म होता है पूरी तरह से। और रोमन जो लोग थे या जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को जो लोग थे वो धीरे धीरे वेस्ट में चले गए, और तब रिफॉर्मेशन मूवमेंट शुरू हुआ। फिर रेनेसां आया, फिर एज ऑफ एनलाइटनमेंट है, फिर पूरी हिस्ट्री है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा आज संक्षेप में बताना चाह रहा था बैकग्राउंड, कि प्लेटो अरस्तु का राजनीतिक विचार का आधार क्या था। थोड़ा सा मैंने बताया, कल हम और आगे बात करते हैं। नमस्कार।